वेलकम आप सभी का। मैं हूं अभी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसको हम समझेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइज द सिस्टम and facility that harness natural resources, playing a crucial role in transitioning to sustainable energy solution and reducing carbon emission। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम समझते हैं ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं सस्टेनेबिलिटी फोकस पे, फिर क्लाइमेट के गोल को, फिर की टाइप कवर हम देखेंगे, फिर प्रेजेंटेशन रोड मैप देखेंगे हम। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि को रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की, जिसमें सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक्सप्लोरिंग फोटोवोल्टिक पैनल एंड सोलर फॉर्म। सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर encompasses photovoltaic panel and solar farm that harness sunlight to generate electricity, playing a crucial role in transitioning to sustainable energy system। तो सोलर एनर्जी जानते ही ये सन से एनर्जी लेता है फोटोवोल्टिक पैनल के थ्रू और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करके हेल्प करता है। ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि विंड एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले होता है ऑनशोर टरबाइन इंस्टॉल ऑन लैंड हार्नेसेस स्ट्रॉन्ग विंड। फिर होता है कि ऑफशोर टरबाइन होता है लोकेटेड इन वाटर कैप्चरिंग हायर स्पीड। फिर एक होता है ग्रिड कनेक्शन बेस पे इंटीग्रेटेड पावर टू एग्जिस्टिंग एनर्जी ग्रिड। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू की। तो सबसे पहले आता है डैम टाइप। बैरियर डैम इंक्लूड ग्रेविटी आर्क एंड एम्बैंकमेंट डिजाइन फॉर वाटर रिटेंशन। फिर होता है टरबाइन। टरबाइन कन्वर्ट वाटर फ्लो इनटू मैकेनिकल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फिर हम देखते हैं पंप स्टोरेज ओवरव्यू की। तो पंप स्टोरेज सिस्टम है स्टोर एनर्जी बाय मूविंग वाटर बिटवीन रिजर्वायर। फिर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन देख लेते हैं। तो असेसमेंट इंक्लूड इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, फिश पॉपुलेशन एंड वाटर क्वालिटी। फिर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड केयरफुली डिज़ाइन, कैपेसिटी प्लानिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ओवरऑल ये हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरव्यू है। यानी पहले डैम होगा, फिर टरबाइन लगेगी, फिर पंप स्टोरेज बनेगा, फिर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन होगा, ये सब चीज़ होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जियो थर्मल एनर्जी। तो इसमें दो चीज़ होता है मेन गो वेल एंड रिसोर्सेज। तो जियो थर्मल वेल आर ड्रिल टू एक्सेस हॉट वाटर एंड स्टीम फॉर अंडरग्राउंड रिजर्वायर, serving as a primary source for generating electricity in geothermal power plant। एक होता है हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर थर्मल एनर्जी फ्रॉम जियोथर्मल फ्लूइड to working fluid in power plant, enabling efficient conversion of heat into electricity while minimizing environmental impact। तो बात करें जाए जियो थर्मल एनर्जी की, तो ये अर्थ नेचुरल हीट रिसोर्सेस होते हैं जो कि दो तरीके से मेनली होते हैं। एक वेल एंड रिसोर्सेस होता है, एक हीट एक्सचेंजर होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर हम बायोमास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे अंडर द रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ऑर्गेनिक मटेरियल आर एसेंशियल फॉर बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन। यानी बायोमास के प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखते हैं ग्रिड इंटीग्रेशन एंड एनर्जी स्टोरेज का। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हमने देखा ग्रिड में तो इसमें इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले होता है इंटरमिटेंसी चैलेंज, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया। ये क्रिएट करते हैं इंटरमिटेंसी चैलेंजेस दैट नेसेसिटी एडवांस फोर्सिंग एंड ग्रिड मैनेजमेंट टेक्निक टू इंश्योर अ स्टेबल एनर्जी सप्लाई।
फिर सॉल्यूशन फॉर इंटीग्रेशन देखते हैं कि स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी होता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है जो कि इन्हेंस करता है सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को। तो ओवरऑल ये इंटीग्रेटिंग था रिन्यूएबल एनर्जी का इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की बात करते हैं तो इन्हेंस इफ़िशियंसी एंड रिलायबिलिटी। तो बात करी जाए 80% जो है वो स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन रेट है। 60% बात की जाए तो एडवांस मटेरियल डिप्लॉयमेंट है अंडर द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो स्मार्ट ग्रिड इम्प्लीमेंटेशन का परसेंटेज ऑफ यूटिलिटी अडॉप्टिंग स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, और जो 60% है वो प्रपोर्शन ऑफ कस्टमर यूजिंग एडवांस मटेरियल सिस्टम। तो ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है जो कि इफ़िशियंसी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि एनर्जी स्टोरेज। हाँ, एनर्जी डेवलप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनकी हम देख लेते हैं। जैसे हो गया लिथियम आयन बैटरी हो गया एनर्जी को स्टोर करने के लिए मेनली। अदर क्रूशियल बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, अनेबलिंग इफिशियंट एनर्जी मैनेजमेंट एंड इनहेंसिंग ग्रिड स्टेबिलिटी। अब एनर्जी आ रही है, ग्रिड में जा रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो बैटरी सिस्टम होता है वो इंस्टॉलेशन होता है, मेनली उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। पर अभी इसमें और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, अलग अलग और मेटेलिक बैटरी यूज़ हो रही हैं। फिर हम देखते हैं माइक्रो ग्रिड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज की। तो बात करते हैं माइक्रो ग्रिड आर लोकलाइज नेटवर्क डेट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन कंजक्शन विद द मेन ग्रिड। They enhance energy reliability and resilience, providing localized energy management, especially during outages। और बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज की, तो इंक्लूड सोलर पैनल हो गया, विंड टरबाइन हो गया, बैटरी स्टोरेज हो गया, ये सब क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द सिस्टम। तो ओवरऑल ये है, इसमें कुछ और टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, सब हम ही बताएंगे, तो आप लोग भी थोड़ा देखिए। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी इंसाइट की। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या रेगुलेटरी हैं, क्या क्या इकोनॉमिक कंप्लाइंसेस है, क्या क्या इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस है, हम उनको एक झलक देख लेते हैं जो कहते हैं। पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की। तो इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेनली इसमें मैंने 4 कैटेगरी में डिफाइन किया। जैसे हो गया लैंड यूज़ की, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट हैं वो लैंड यूज़ पैटर्न सिग्निफिकेंटली फॉलो करते हैं, यानी लैंड यूज़ पे बनते हैं, सब कुछ होता है। फिर वाइल्ड लाइफ का भी देखा जाता है अंडर द इन्वायरमेंटल कि हाँ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इम्पैक्ट लोकल इकोसिस्टम एंड हैबिटाट। अब जैसे डेजर्ट में सोलर पैनल लगते जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो नीचे वो थोड़ी नमी होती जा रही है, यानी कि ग्रीन सब्सटेंसेस जो कहते हैं ग्रीन एल्गी टाइप का डेवलपमेंट, यानी कि वो लैंड को धीरे धीरे अलग वे में ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है। तो वो भी एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है, क्योंकि सनलाइट ज़मीन पर पड़ नहीं रही है, सोलर पैनल पे पड़ रही है, और पूरा पूरा एकदम कई कई किलोमीटर तक बिछा है, जो नीचे लैंड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं। फिर हम एमिशन रिडक्शन की बात करें तो ट्रांजिशनिंग रेड्यूस ग्रीन हाउसेज गैस एमिशन सब्सटेंशियली। फिर हम रिसोर्सेज कंजप्शन की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिक्वायर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो एक रिसोर्सेज से बनेगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है, कंसर्न भी कह सकते हैं, इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। तो अब भाई इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे तो कैपिटल कॉस्ट आएगी ही, फिर ऑपरेशनल है मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगी, फिर लिवलाइज कॉस्ट भी आएगी। तो सबसे पहले हम कैपिटल कॉस्ट को देखते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट इनकम्पासेस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तब भैया बड़े बड़े सोलर पैनल लग रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहा है, तो कई हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है इनिशियल उसको सेटअप करने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट रखते हैं, तो इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस रेगुलरली होना ज़रूरी है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी,
सो रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हर हफ्ते हो गया, हर मंथ हो गया, हर ईयरली हो गया, मेंटेनेंस इनको चाहिए होती है, क्योंकि ये लार्ज लेवल पर हो रहे, लार्ज कैपिटल लगा है, ये चीज़ है। फिर हम लिवलाइज कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंट द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी ओवर अ सिस्टम लाइफ टाइम, allowing straightforward comparison across different energy generation technology। तो ये है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है, क्या है। तो नेक्स्ट है कि पॉलिसी एंड रेगुलेशन देख लेते हैं। द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल शेपिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इंसेंटिव स्टैंडर्ड एंड परमिटिंग प्रोसेसेस दैट फैसिलिटेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी और रेगुलेशन की बात की जाए तो जो कंट्री की गवर्नमेंट रहती है, अगर वो पॉलिसी और रेगुलेशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि ये कैपिटल इंसेंटिव है, तो इसमें पॉलिसी का एक वो रहना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का रहना ज़रूरी है। तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रहेगा तो इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडरी मिलेगी, उस बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा रिन्यूएबल सेक्टर में। सो कह सकते हैं हाँ, पॉलिसी भी होनी सही ज़रूरी है और रेगुलेशन भी होना चाहिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फिर देखते हैं रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी की। तो 68% सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट है, इंडिकेटिंग इफेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। और बात की जाए 33% तो कॉमन रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस होते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्स्टेकल इन प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस। यानी कह सकते हैं कि हर 100 में से लगभग 33 प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हो गया, इसको भी हम रेगुलेटरी कर सकते हैं, क्योंकि लोकल प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट में डिले होता है, काफ़ी ऑब्स्टेकल आते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या हैं। तो इसमें मैंने मेजर जो है वो 4 है। जैसे हो गया, जैसे फ्लोटिंग सोलर का कॉन्सेप्ट हो गया कि यूटिलाइजिंग बॉडी ऑफ वाटर टू हार्नेस सोलर पावर इफेक्टिवली। फिर हो गया ऑफशोर विंड का। फिर हो गया हाइब्रिड सिस्टम का। फिर हो गया इनोवेटिव डिज़ाइन के थ्रू, यानी न्यू टरबाइन टेक्नोलॉजी, बूस्ट इफिशियंसी एंड एनर्जी प्रोडक्शन। सो ये सब है एडवांस इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में। अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से स्पेसेस को यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे अब धूप सोलर डेजर्ट एरिया राजस्थान, तो वहाँ पे भी एक लिमिटेड है, यहाँ इतना एरिया यहाँ पे सोलर प्लांट कर सकते हैं, फिर और कहाँ करेंगे। जैसे हो गया वाटर बॉडीज़ के ऊपर हो गया, अलग अलग जगह हो गया। सो ये सब सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी एनर्जी जनरेट करने के लिए। जैसे अब तो न्यूक्लियर भी आने लग गई। फिर अब डिजिटलाइजेशन इन एनर्जी की बात कर लेते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ IoT एंड AI इन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, enhancing renewable energy operation, allowing for real-time monitoring and proactive management of infrastructure to optimize efficiency and reduce downtime। सो ये है ओवरऑल, आप समझ लीजिएगा। फिर हम कुछ डेटा बात कर लेते हैं और ये आखिरी भी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। यह कि 50% ऑफ प्रोज्यूमर जो ग्लोबली है एज ऑफ 2025, 50% ऑफ एनर्जी कंज्यूमर आर इंगेज इन प्रोज्यूमर एक्टिविटी जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू डिसेंट्रलाइज एनर्जी ग्रिड इनहैंसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो ये था कुछ आपके सामने। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।